मठाधीश नेता ये नहीं चाहते अरे आप 70 साल के हो गए, आप बुजुर्ग हो गए, अब राजनीति नई पारी को करने दो। योगेश वर्मा जब यहाँ से जीतेगा तो मिनिस्टर बनेगा, योगेश वर्मा पे लगाम नहीं लगा सकते। वो उनके कहने से मंत्र, यहाँ कमजोर कैंडिडेट की खोज चल रही है, खोज है नहीं उनके पास कि जो कल को सरकार आवे और हस्त्रापुर में मंत्रालय में ना तो उनकी मंत्रालय की गाड़ी उनके घरों खड़ी रहे। ऐसा दिनेश खटीक जी की नहीं चलती। योगेश वर्मा जी के साथ दलित मिलेगा, दलित यहाँ 70,000 है, गुर्जर 1 लाख है, मुस्लिम 50,000 प्लस योगेश जीत के जाएगा, 1,02,000 वोट मिलेगा। यहाँ दलित का गुर्जरों का बहुत बड़ा विवाद हो गया। श्री राम करोड़ी में आपने सबको बढ़ाने का काम किया और लोगों ने कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाने की कोशिश किया, फायदा भी उठाया है। दरअसल क्या है, आपकी उपयोगिता समाज में होनी चाहिए और बहुत भाग्यशाली पुरुष होता। हमारे दादाजी कहते थे सूखे पेड़ पे पंछी नहीं बैठता और कम वक्त घर पे अतिथि नहीं आता। क्योंकि आपने वो सब दिया पूजा चौपाल, उसको लेकर आप उत्तर प्रदेश के खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना प्रभावशाली मानते हैं? कि बहन जी का भी सबसे पहले स्वागत मैंने किया। हाँ, एएस इंटर कॉलेज के बाद तो जब मैंने वहाँ भीड़ इकट्ठी करी। आज की राजनीति किस तरह के देखते हैं? एक राशन है, उनको अब सब बोले जा रहे हैं, उनको गाली दी जा रही है, किस तरीके जा रही है, ये कहाँ जा रही है राजनीति? क्योंकि बीजेपी आरएसएस को अंग्रेजों ने पैदा किया। आज हम जिन शख्स को आपसे मिलवा रहे हैं उनका नाम है कुंवर देवेंद्र सिंह। रियासत है तहसुमा। पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, लोगों की भलाई की है, लोगों की मदद की है। उनसे परिचय करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका राजनीति में कितना सहयोग रहा है, किस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। हालांकि गुजरों की त्योहार है, गुजर समाज के लिए हस्तम विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर ये राजनीति का हमेशा कोई फायदा नहीं उठाते हैं, दूसरों को फायदा उठवाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। सर, बस टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी और आपका दर्शकों का भी। सर, राजनीति की बात कर लेते हैं। पुराना इतिहास है आपका, तो किस तरीके से राजनीति में आप आए और कैसे कैसे लोगों का फायदा कराया, तो आप जानने की कोशिश करेंगे आपसे। दरअसल मेरा जो अपना उद्देश्य था, मेरा फौज में जाने का था। मेरा बेसिक जो एजुकेशन हुई मेरी दून में हुई है। फादर ने, हम जो तीनों भाई हैं दून में, देहरादून रहे, और छोटे भाई जो आईएएस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वो दिल्ली चले गए थे, सामंत पब्लिक स्कूल। तो हमारे दादाजी कहते थे आगे वो जमाना आएगा बेपड़ा भीख तक ना पाएगा। तो हमारा जो फोकस था, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रियासत दसुम्मा की है, कि क्योंकि रियासतें खत्म होगी, जमींदारी खत्म होगी, तो फिर जमीन पे ही आदमी टिका। और जमीन वो लोग सरवाइव कर पाए जिनके पास शिक्षा थी। 1900 के आसपास से पहले लाहौर से बाई पोस्ट अखबार आता था हमारे यहाँ, उर्दू का मिलाप। रणबीर सिंह उसके एडिटर थे, तेज। उसके बाद आया मिलाप, तो वो लगातार अब तक दादाजी जो हमारे 7 भाषाएं जानते थे, अरबी, फारसी, उर्दू और गुजराती, मराठी, इंग्लिश, संस्कृत। तो उनका बेसिकली ऐसी फादर भी, तो क्योंकि फादर के जो बड़े भाई थे एक्सपायर हो गए, उसके बाद फिर थोड़ा सा पारिवारिक टर्निंग पॉइंट आया, फादर ने जिम्मेदारी ली और हमें शिक्षा के क्षेत्र में चारों भाई को। और क्योंकि रियासतों का कोई मोल भारत आजाद होने के बाद नहीं रहा, जो रियासतें वर्तमान में हैं वो केवल कुछ खत्म होगी, जो जिंदा है वो एजुकेशन से। मेरठ मामाना डिग्री कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, वहां विक्रम सिंह प्रिंसिपल साहब थे। तो मैंने कहा जी, मैं यहाँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप जिस घर में और जिस जाति में जन्म लोगे, जैसा हम अपने घर को साफ करते हैं, और इसमें मैं दोहराई नहीं है कि ये युग जातिवादी है। आग अपनी जाति का अगर कुछ कहीं भी आपको भला, उसमें दूसरी जाति का अपमान की कोई बात, अपने समाज का आप भला कर सकते हो तो करना चाहिए। और ये धीरे धीरे मेरे दिमाग में आई, तो हमने कहा जी प्रेसिडेंट लड़ाएंगे। विक्रम सिंह जी ने थोड़ा सा, प्रिंसिपल साहब ने कहा यार गुजरों का राजनीति से क्या लेने देना, वो थोड़ा सा मुझे पिंच लगी। मेरा तो मूवमेंट, क्योंकि हमारे मामा जी है लेफ्टिनेंट जनरल कोमोडोर रणबीर सिंह, मेरा ये तो मामा ने कहा तू डिफेंस में आ जा। तो वहां से फिर मेरा राजनीति की तरफ दिशा हुई। हमने फिर दोनों कॉलेज में प्रेसिडेंट गुजर बनाया, डिग्री कॉलेज मवाना एएस में भी और डिग्री कॉलेज जाट कॉलेज में। वो दोनों में का क्या, तो जो पीडीए है, तो मैंने वहां, जो स्पर्धा हमारी जाट कम्युनिटी ज्यादा थी, तो जाटों का स्कूल था, डिग्री कॉलेज प्रिंसिपली जाट ही थे। तो मैंने क्या काम करा, चौहानों से, एससी से, जो अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का फार्मूला ले रहे हैं, तो हमने वो पीडीए का गठबंधन करा, प्रेसिडेंट ही अपने पास रख ली और बाकी सारे पद हमने अदर जातियों। ये कब की बात कर रहे हैं, कौन सी? ये आपकी 90 के आसपास की बात है।
तो पीपी सिंह जो प्रधानमंत्री हुआ, हाँ वो मैं बताऊं, उसके बाद हम राजनीति में आए। मनिंदर पाल जी एनएसयूआई के सेक्रेटरी अध्यक्ष थे। फिर मैं जब कॉलेज में एक्टिव हुआ तो बीए में, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, दोनों कॉलेज के प्रेसिडेंट। तो मैं जब उस पर फिर छात्र राजनीति में आ गया जी, मवाना, तो छात्र राजनीति में आने के बाद मनिंदर पाल जी से मेरे आज भी संबंध ऐसे हैं, हर सुख दुख में आना। वो हमारे अध्यक्ष थे एनयूसीआई के, उन्होंने मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। तो वहां से फिर मैं राजनीति की तरफ मूवमेंट। लेकिन सर आपने भाजपा की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, या बसपा की बात कर लीजिए, या आजाद समाज जो अब चल रही है चंद्रशेखर जी की, आपने सबको बढ़ाने का काम किया और लोगों ने कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाने की कोशिश की और फायदा भी उठाया है। इसमें क्या कहेंगे आप? दरअसल क्या है, आपकी उपयोगिता समाज में होनी चाहिए। और बहुत भाग्यशाली पुरुष होता, हमारे दादाजी कहते थे, सूखे पेड़ पे तो पंछी नहीं बैठता और कम वक्त घर पे अतिथि नहीं आता। तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूं। अच्छा, आपने एक बात कही सर कि पीडीए की 1990 की बात कर हाँ जी, हाँ, मैंने वो गठबंधन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो पीडीए की चौपाल कर रहे हैं और खास तौर से उन चौपालों को फोकस भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बनाने की मजबूती से वो कवायद पर हैं। आज गुजर चौपाल की बात, जो कि आपने वो शब्द दिया गुजर चौपाल, उसको लेकर आप उत्तर प्रदेश के, खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना प्रभावशाली मानते हैं चीज को? क्योंकि जब जगबीर सिंह गुजर थे तो मैं मारुति 3606 जब थोड़ा सा एक्टिविटी हुआ, तो उन्होंने बहन जी को बुलाया था सबसे पहले, राष्ट्रीय महासचिव थी, और जगदीश पाल जी जिलाध्यक्ष है समाजवादी के। तो मुझसे कहने लगे, जगबीर सिंह जी, थोड़ा सामने का भी ये युवा है, बुलेट पाते थे, बोले भाई, तो पिताजी की वजह से बहुत थोड़ा सा पारिवारिक रिलेशन में, उनके बड़े भाई पिताजी के मित्र रहे जो तेज राम जी थे, वो मुझसे कहने लगे, यार मैं मायावती को बुला रहा हूँ और ऐसे से। तो दरअसल क्या है कि जब मायावती का किसी समाज का कोई जाति में उभरता है तो दूसरी जातियां उसको हीन भावना के दृष्टि, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बहन जी का भी सबसे पहले स्वागत मैंने किया एएस इंटर कॉलेज के बाद। तो जब मैंने वहां भीड़ इकट्ठी करी और वो बढ़िया सभा हुई, और फिर जगबीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बने। बहन जी को मुझे काफी पसंद करती थी, बोलता था शुरू से बेबाक। तो जो प्रोग्राम हुआ उसका मैनेजमेंट भी मेरे पास था, तो जगबीर सिंह ने मुझे पूरा बढ़ाया और बात करी, तो चलते रहे, वो मिनिस्टर बने। उसके बाद फिर हमारे में कुछ तलखी आ गई किसी। अच्छा, एक वाकया मेरे सामने आया था सर, क्षेत्र में घूमते हैं तो आपका जिक्र होता रहता है। तो जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उससे कुछ दिन पहले रामराज वो आई थी, वो कह रहे थे कि मुझे देवेंद्र जी के यहाँ पर जाना, उनके यहाँ पर। वही तो एपिसोड बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ सारे आगे थे, हाँ, वहां से मैं बहन जी से हम मुलाकात करके मैं आ गया था। मैंने बहन जी से, बहन जी तो जब मैं बेबाक बोलता था, बोली, लड़के के अंदर तो एनर्जी है, इसको मैं कुछ देखना चाहती हूँ। और बहन जी का गुजरों से लगाव भी रहा है अमूमन पार्टी बेस पे, क्योंकि जैसे अब वहां से मैं चला और फिर मैं, वो भी कुंडकांड हो गया, यहाँ दलित का, गुजरों का बहुत बड़ा विवाद हो गया। श्रीराम करोड़ी, हाँ, करोड़ी गान, हम अग्नि पंक्ति में थे। मैं किसी जाति के, लेकिन जब कोई मूवमेंट आप चलाते हैं तो इतना हौसला नहीं होता, अमूमन भीड़ को देखकर नेता डिसीजन लेता है। जी, मैंने नरेश वाली बोले, ये मेरा छोटा भाई है, उन्हें हेलीकॉप्टर से मैं यही लेकर आया था। राही शुक्ला, बच्चा पाठक बलिया, अमरमणि त्रिपाठी, विवेक सिंह, सब लोगों को मैं बैसूंगा। ये बिजली घर भी मैंने बनवाया, वो ऊर्जा मंत्री थे, उनके दम पे 22 मिनिस्टर थे। तो 22 मिनिस्टर आपके दाएं बाएं, तो सत्ता का तो बहुत बड़ा केंद्र होता है। बिल्कुल। और नरेश वाली जी मुझे छोटा भाई मानते थे, प्रदेश संगठन की कमान दे दी। अब जो चाह वो करा। कभी हम प्रोफेशनल लीडर नहीं रहे, हमने कहीं 2 पैसे की आमदनी के लिए राजनीति करी। हमने कहा समाज का भला हो और जो अपने साथ लोग हैं उन्हें भला हो। तो यहाँ बिजली घर बनवाया क्षेत्र के लिए, हमने वो जो परिसीमन कराया तो अपने अनुरूप कराया। मैं यहाँ 700 वोटों से जीता अपने बीडीसी, मेरा राजनीति का सबसे पहला पद था, और प्रधान भी अपना बना, बीडीसी भी। अब उसके हम राजनीतिक शिकार हो गए। कुछ लोगों को ये लगा कि ये पढ़ा लिखा लड़का है, घर से मजबूत है, भाई आईएएस है, ये हमारी जेब का नहीं रहेगा। दिल्ली में पंचायत हुई, उसमें जसवंत सिंह जी रायनंगला और आपके सतपाल मैनेजर और आपके धान सिंह निडावली और आपके 4-5 लोग ये इकट्ठा हुए, मेघचंद पाली, पंच और टीले पे पंचायत हुई। उनसे सर्वसम्मति से मैं प्रमुख बना दिए गए। अब समाज ने तो हमें बना दिया, लेकिन उस बीच में
ईश्वर सिंह बटावली वो भी दावेदार थे, और सुनील कुडी। और उन्होंने एक, दोनों भी एक हो गए यार कुंवर साहब को कैसे, जब वो बिरादरी की पंचायत के खिलाफ चले गए। अच्छा, यहाँ पंचायत हुई, पिताजी से आके कहा जी आप तो एमएलए लायक हो, मैं घर में चाय वाय देखने गया। पिताजी बोले ठीक है, हमारा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। अब इतने में आया तो पिताजी ने डिसीजन सुना दिया बरादरी के सामने। ये ईश्वर जी थे, सारे लोग थे जी, तो होता आदमी, तो ये तो वैसे तो हारेंगे नहीं, क्योंकि 27-28 बीडीसी मेरे पास थे जी जी। तो मैं तो वह भी ऐसे चुनाव में भी जीत रहा था, और सर्वसम्मति से मुझे बना दिया था, लोगों की सिंपैथी भी मेरी तरफ थी। अब मेरे सामने दो समस्या आई कि मैं पिताजी की बात मान लूं, और मन में सवाल आया, पिताजी ने कहा देखो सुनो, हमने समाज को कह दिया कि आप प्रमुख ही नहीं लड़ेंगे। यार मैंने सोचा यार चले थे तो समाज को जोड़ना है, यहाँ घर ही तोड़ लिया। पिताजी ने कहा तो आप बंटवारा कर लो, मेरी बात नहीं मानते, या आप प्रमुख ही बन जाओ। मैंने कहा भाई जो बाप की बात नहीं मानता वो फिर समाज की क्या बात मानता। जी जी। तो मैंने वो, कुछ लोग मुझे पॉलिटिकल बेवकूफ भी बताते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल भूल भी बताते हैं कि आप प्रमुख बन जाते, लेकिन भगवान से, ईश्वर से कहता हूं, मैं आज भी बैठा हूं, जो प्रमुख बने वो दुनिया में नहीं है। तो प्रमुख और एमएलए कोई मायने नहीं, मैं यहाँ मानता हूँ पिताजी की बात को, अपने पिताजी को बात को, क्योंकि रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्हें आज इसलिए पूजा जा रहा है कि उन्होंने अपने बाप की बात मानी। जी जी। तो मैंने हमेशा पिताजी की बात को सर्वोपरि, और पिताजी मेरी बैकबोन रहे। आज अगर मैं ईमानदारी पृष्ठभूमि से मैं राजनीति में जिंदा हूं, एक आदमी, ईमानदार आदमी को राजनीति बहुत महंगी पड़ती है। तो पिताजी के आशीर्वाद से मैं धीरे धीरे, आज की स्थिति है कि इनकी बैकबोन, परिवार का सहयोग रहा, तो मैंने इनकी बात मानी, हम प्रमुख ही नहीं लड़े। और जब ताज्जुब होगा, जब तक 5 नहीं बजे तो मेरे इर्द गिर्द ऐसे मेरी सेवा कर रहे थे लोग ब्लॉक में, कि जैसे एक बहुत बड़ा भाई 5 बजने के बाद मैं बैक साइड में बैठा, और मंच पर क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए, और हम उस ब्लॉक में आज तक नहीं गए, अब नितिन की वजह। तो मुझे वहां मंच पे बुला के सम्मान भी नहीं दिया गया। मुझे इतनी गिल्टी फील हुई, यार कितना स्वार्थी जीवन है, क्योंकि मेरी जरूरत 5 बजे तक थी, पर्चा ना बजे। तो मैंने तो भाई साहब ईश्वर को समर्पित कर दिया। मैं कोई साधु संत आदमी नहीं हूं जिसने मेरे साथ बुरा करा। मैं तो ईश्वर तू जान, मैं इतना ताकत, क्योंकि मैं यहाँ युद्ध लड़ने नहीं आया, मैं बुद्ध के रास्ते पे चलता हूँ। तो पिताजी हमारे कहते थे कि तुम्हारे बस की कोई बात ना हो तो वो ईश्वर को समर्पित कर। सर, हस्तिनापुर की बात करते हैं। हाँ, हस्तिनापुर में समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पर चेहरे कहीं निकल कर सामने आ रहे हैं, जो प्रत्याशी 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 22 और 19। हाँ, मैं कह रहा हूँ उसके बाद फिर हमने योगेश वर्मा को चुनाव लड़ाया 2007 में, हमने प्रदयाल जी साथ में, और क्षेत्र की जनता का मैं शुक्रगुजार हूं। फिर दोबारा पंचायत हुई, इसी जगह पंचायत हुई, पिताजी ने आशीर्वाद दिया, योगेश वर्मा जी एमएलए बने 34,000 पे, और सिंबल भी मेरे हाथ में दिया था मुनकाद अली जी ने, और वहां से आते तो यहाँ का प्रभारी था मैं चुनाव का। और योगेश वर्मा जी को हमने वो दलित और गुजरों की खाई को पाटने का काम किया था, तो वो एमएलए बने। और कुछ बातों पे योगेश वर्मा जी से नाराजगी होगी, फिर मतलब कहीं जो चीजें गलत होती थी उन चीजों को नहीं, मैंने कभी गलत का मैं झुका नहीं। कहने उसके कभी के हम बेजमीर हो जाते तो कभी के राजनीतिक अमीर हो जाते, वो बेजमीर होने ना खून में है ना फितरत में है। तो मुझसे मत पूछ मेरे सब्र की मुसलत कहाँ तक है, और खूब आजमा ले जालिम तुझमें ताकत जहां तक है। हम जिस रास्ते में चल रहे हैं हम तो वहीं चलते रहेंगे। मैं तो अक्सर कहता हूँ हस्तिनापुर में, जमाना जब भी सुनेगा मेरी बर्बादी के अफसाने, मेरा नाम भी होगा तेरे नाम से पहले। जब भी हस्तिनापुर में जिक्र होगा जी जी, तो कहीं ना कहीं छोटी सी नाचीज का भी राजनीति में हमने क्या काउंट्री प्रमुख बनाया, पंचायतों का दौर शुरू करा, और वहां से मैं फिर राजनीतिक अंदर से भूख बढ़ती चलेगी। मैंने सोचा कि राजनीतिक मुख्य धारा में कैसे पहुंचे। तो वहां से फिर चलते चलते हम योगेश वर्मा जी से तलखी होगी, फिर मैं यहाँ क्षेत्र में जिला पंचायत भी लड़ा, 2964 वोट मुझे मिली। यहाँ 1500 या 2000 गुजर हैं इस वार्ड में। तो योगेश वर्मा जी ने अपने कैंडिडेट लड़ा, और मैं मेरा, क्योंकि हाँ इस बीच में काजी रशीद मसूद जी का मुझे आशीर्वाद रहा सरदने में। हाँ, तो 12 में मुझको वहां मंच पे से अतुल जी को कह दिया था कि आप बदमाशी से टिकट लेंगे पूरा जिला। आज अतुल जी कह रहे हो काजी साहब के लिए वीडियो चल रही है, काजी साहब ने मुझे धमकाया था, मुलायम सिंह जी ये कह रहे थे इन बड़ों का अपमान करके। तो काजी साहब मुझे बहुत सम्मान देते थे। तो सरदने पर वो भी हम राजनीति के शिकार हुए वो। अच्छा, अतुल प्रधान जी की बात कर लें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा। हाँ, नहीं इसमें एक के बारे में क्या, एक बिल्कुल बात है कि अतुल प्रधान व्यक्तिगत संघर्ष करके पैदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहने उसके ना
बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदी पे ठहरना कमाल है। उस शख्स के अंदर थोड़ा सा अगर सम्मान अपनों का करना सीख जाए तो अतुल प्रधान आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का राम संदास होता। लेकिन बुलंदी क्या ना, बुलंदी पे पहुंच तो गए, और जो एक हो रहा है, जो भी लंबी राजनीति करेगा, आपके साथ जो भी लोग रहे, चाहे वो थोड़े रहे ज्यादा रहे, आप उनको हमेशा याद रखो जो आपके दुख में आते। बिल्कुल। वहां वो नहीं है जो उनके साथ आए। आपने किसने कहा है कि किसी आदमी को क्या देखना है, उसके पुराने दोस्त देख लो, और किसी घर को देखना उसमें पुराने नौकर देख लो, और जितने पुराने नौकर होंगे इसका मतलब इस घर ये सलीके वाला है। सलीके। दत्तू प्रधान जी के जो पिछले रास्ते जो रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, मतलब आगे रास्ते बनते हैं। वो आवश्यकता के अनुसार बदलते चले जाते हैं। योगेश वर्मा जी मैदान में है। हाँ जी। अखिलेश जी का अगर आशीर्वाद मिल जाता है उनको टिकट हो जाएगा। प्रभुदयाल वाल्मीकि जी भी हैं, किशोर जी भी हैं उधर। तो अब दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री है मौजूदा दो योजनाओं से, तो कैसे, आप समाजवादी पार्टी के एक सिपाही हैं और वरिष्ठ हैं, तो किस तरीके से 2027 चुनाव को देखते हैं आप? क्योंकि गुजर मामूली से इधर हसनापुर। आपसे अभी ना जब मैं पूरी, क्योंकि आप जब बैक हिस्ट्री पूछ रहे हैं तो मैं वो बता रहा हूँ। तो हम चुनाव लड़े तो यहाँ मुखिया गुजर जीती है, तो मुझे कुंठा हुई यार, मैंने समाज के लिए काम किया। एक आउटसाइडर मुखिया जी दिल्ली के रहने वाले, अब यहाँ मेट्रो चला देंगे, इन्होंने बम्बार्डमेंट फेंके, यहाँ से जिला पंचायत जीत तो गए आज, और उन्हीं को उस बीजेपी से जिला पंचायत मेंबर का टिकट भी नहीं मिला। भाई जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी से बने ना, अतुल प्रधान जी बन गए। तो हाँ, मैं जिला पंचायत इसलिए लड़ रहा था, मैं पार्टी बदल के मेंबर बन जाता। योगेश वर्मा जी की तरफ से भी ऑफर आया था कि फिर शमीम को लड़ाया कि आप कुंवर साहब लड़ लो, मैंने कहा मुझे मेंबर नहीं बनना, मेरा टिकट सरदने से कटा है। रामशकल गुजर जी यहाँ पे रुके, प्रभुदयाल भी रुका, और क्या नाम आपके सुरेंद्र नागर जी छोटे भाई के साथ, वो भी राज्यसभा थे सपा में। तो सबका ये था कि आप मेंबर बन जाइए, कि आपका टिकट कटा तो आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बना देंगे जी। अब क्या हुआ कि यहाँ कुछ लोगों ने साजिश का शिकार, जो यहाँ समाजवादी को मजबूत नहीं होना चाहते, एक तो प्रभुदयाल जी ने अपना पीए लड़ा दिया बाबूराम जी, और एक मांगेराम गुर्जर लड़ा दिए मुकेश सिद्धार्थ ने किसी के कहने से। तो यहाँ दो समाजवादी के मेरे सामने खड़े कर दिए, ये मैसेज दे दिया कि समाजवादी के 3 मेंबर। तो मेरे पे जो पर्सनल वोट मिली, यानी 4000 उनकी, 3000 उनकी, और 2900 मेरी, तो ये मैं जीत जाता। अगर एक चेहरा, लेकिन वहां ये क्या था कि ये मेंबर जिला पंचायत अध्यक्ष के हैं, मजबूत है, पढ़ा लिखा है, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तो ये किसी के, तो लोग मैंने कहा गुलाम पसंद करते हैं, अपनी जेब का नेता पसंद करते हैं, और वो जेब का गुलाम तो गुलाम वाली बात करेगा। मैं कहता हूं कि दुश्मन के अंदर भी अगर कुव्वत है तो उसकी भी तारीफ करें। जिसको आपने बढ़ाने की कोशिश की बढ़ाया, लेकिन वो हमें एक स्टेज तक छोड़ गया, यूज एंड थ्रो। तो उस बीच में फिर मेरा मन बहुत अंदर से हुआ। राजनीति एक ऐसी चीज है कि ये, जैसे आपने देखो फिल्म में जो गैंगस्टर है, वो जब तक गैंग के अंदर है तो जब तक सुरक्षित, उसके बाद वो उसका एनकाउंटर होता है। ऐसी राजनीति है। राजनीति में अगर जब तक आप रो में खड़े हो, तो जब तक लोग आपको, जिस दिन आप लोगों से नजर सट जाओगे, राजनीति खत्म। ये राजनीति का सीधा फंडा। आप रो में खड़े, तो मैंने कहा यार एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बीच में चंद्रशेखर आजाद जी, प्यारे लाल जाटव जी है, वो बसपा में मेरे बहुत घनिष्ठ रहे, आज भी घनिष्ठ है। उन्होंने मेरे पे मैसेज किया। चंद्रशेखर जी को मैं देख ही रहा था कि ये दलितों का चेहरा है, और बहन जी के स्वागत का भी मुझे वो आइडियोलॉजी पसंद आई। मैंने ये कहा कि ये यहाँ सपा में तो अतुल प्रधान जी के नंबर 1 है, यहाँ शाहिद मंजूर साहब है, ये हमको स्टैब्लिश नहीं होने देंगे टिकट कटने के बाद भी, क्योंकि ये नियर एंड डियर थे, नेताजी के हम नजदीक थे, नेताजी बुजुर्ग हो चुके थे, अखिलेश जी के हम नजदीक किसी ने जाने नहीं दी, तो अखिलेश जी हमारे बारे में कैसे जाने, और इतनी पावर हम में नहीं, उस ड्राइंग रूम में कैसे पूछे। तो कुछ मैं यहाँ बातें नहीं कह सकता। तो मेरे साथ जो एक बीच में सवाल याद आ गया, एक चाइना फिल्म थी, उसकी जो थीम, हर फिल्म की एक थीम है, तो उसमें एक बाहर से आता है बंदा, और वो ठाकुर खड़ा होता है, ए ठाकुर बाहर निकल, उसे चैलेंज कर, उसकी पत्नी भी रोकते हैं, उसके बच्चे भी रोकते हैं, उन्होंने कहा बाहर निकल, तेरी हिम्मत क्या है, तू कैसे नहीं आ जाएगा। उसने उसे उकसाया, वो खैर बाहर आ गया। और वो जो ठाकुर और वो वो विलेन है, वो ऐसे चलते हैं, और उधर से विलेन आ रहा है, इधर से ठाकुर जा रहा। तो विलेन ने एक सेंटेंस कहा, अरे ठाकुर अपने साथ अपने बच्चे को भी ले आए। उसने पीछे को देखा, इतने में उसने कहा, मेरे जैसा दिल तो लिया, पर मेरे जैसा कमीनापन कहां से रहा। तो हमसे वो कमीनापन राजनीति में नहीं आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ रहे होंगे इसी बात से।
हमने बिल्कुल स्पष्टवादी राजनीति करी, अपने घर से करी, ईमानदारी से करी। पूरे कहीं ट्रैक नहीं है कि कहीं हमने कहीं प्लॉट कब्जाए हो, कहीं हमने कुछ कराओ। हम ईमानदारी की नमक की रोटी चटनी खाना। अब वो कमीनापन से हमसे आया नहीं, तो मैं उसका शिकार हुआ। अब इस बीच में मैं राजनीति के हाशिए पे चला गया। हमने कहा भाई इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, डायलिसिस करना पड़ेगा भाई, जो बॉडी ऑक्सीजन। तो इस बीच में चंद्रशेखर जी के यहाँ से मेरे पास, चंद्रशेखर जी की मेरे साथ, तो मुझे ये था कि माइती के, मैंने जो दलित आइडियोलॉजी पढ़ी, सबसे पहले अंबेडकर साहब जी खड़े हुए। अंबेडकर जी के बाद सीधे से आए जगजीवन राम जी। तो अंबेडकर जी का लड़का नेता नहीं बन पाया। दलित जो है उनके बीच से जो निकल कर चलता है, जो संघर्ष करता है, उसको फॉलो करता है। फॉलो, जो मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, किसी का गलत हो। तो मैंने दलित आइडियोलॉजी को चंद्रशेखर जी के जाने से पहले ऑब्जर्व किया। तो काशीराम जी, उसका क्या नाम, जगजीवन राम जी के मीरा कुमार नेता नहीं बनी। महाराष्ट्र में अठावले था, वो उठा, उसका लड़का नहीं बना। काशीराम जी के साथ भी मैं बसपा में काफी रहा, उनसे भी बहुत कुछ सीखा बसपा के टाइम में, हरभजन बौद्ध और मैं और ताराचंद शास्त्री जी। तो काशीराम जी के बाद माइती की उत्पत्ति हुई। माइती के बाद मैंने, मेरी थिंक टैंक है कि ये जो आज निकल, वो चंद्रशेखर जी की तरफ दलित जाएगा। तो इस तरीके से मैं चंद्रशेखर जी को 19 जनवरी 2019 को इसी जगह लाया। और जबकि यहाँ बड़े बड़े मठाधीश जो आज टिकट मांग रहे हैं जिला पंचायत का, सबने कहा ये दलित का लड़का है, कुंवर साहब हैं, ये चमार के लड़के को क्यों बुला रहे हैं, क्या हैसियत है। मुझे मतलब जो नेगेटिव बात करते हैं लोग, वो पॉजिटिव नहीं करेंगे। मैंने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जब डिसीजन लेता हूं फिर मैं उसके लॉस एंड प्रॉफिट नहीं देखता। मेरा अपनी जिंदगी का, मैं जब चल दिया मंजिल पे, फिर मैं उसकी मंजिल का परिणाम नहीं देखता। ये मेरी अपनी शुरू से आदत रही। ओ चंद्रशेखर भाई के साथ राष्ट्रीय कोर कमेटी में रहे, वो पार्टी हमने बनाई, उस पार्टी का झंडा नाम रखा, उस पार्टी का आजाद नाम रखा, उस कोर कमेटी हमने, उससे फिर मैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का स्टार प्रचारक बना, राजस्थान का बना। अब ये मैं गठबंधन कराना चाह रहा था जब 3 या 6 सीट पे, उस दिन मैं गया नहीं, और उस दिन मैं चला जाता तो अखिलेश जी का और चंद्रशेखर भाई का गठबंधन हो जाता। अब इस बीच में पार्लियामेंट चुनाव आ, हमारे छोटे भाई आईएएस हैं, उन्होंने वीआरएस ले ली, और वीआरएस लेने के बाद अब हमारे पे कहीं से मैसेज आया कि यहाँ एक गुजर की तलाश है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। अब उसके चैनल का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा एम्पायर है, उसने हमारा नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ भेजा, अखिलेश भैया जी के यहाँ। वहां से हम अखिलेश यादव जी की एंट्री करके अंदर, जब अंदर गए तो मुझे ये, मैं चंद्रशेखर से ये कह के गया था भाई से, क्योंकि राजनीतिक रिश्ते अलग है और सामाजिक रिश्ते अलग है। मैं आज भी, मेरे भाई के रिश्ते हैं, और लेकिन राजनीति में जिसके साथ रहता हूँ उसी के सपोर्ट करता हूँ, चाहे मेरे सामने भाई भी खड़ा है। मैंने भाई से कहा कि जब मैं अपने भाई का नहीं हो सकता, मेरे पिताजी कहने लगे भाई देवेंद्र, मैं इस घर पे 2 झंडे नहीं चाहता, वो आईएएस है, पढ़ा लिखा है, तेरे पे अनुभव है, तुम दोनों मिलकर राजनीति कर। तो मेरे भाई ने कहा भाई मैं अभी राजनीति में इतना नहीं हूं, तो मेरे, क्योंकि डिफेंस में अखिलेश मतलब छोटे भाई रहे, नेताजी का बहुत आशीर्वाद रहा, तो वो रिश्ता, आदर्श जी को नेताजी का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं आज भी, वो बिल्कुल पिता तुल्य मानते हैं। तो उन्होंने कहा भाई वहां से, और मैंने कहा भाई चल तुम तो इधर नहीं आ सकते, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि घर का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौम को जोड़ने के लिए जितने भी अमूमन घर हैं उनमें 2-2 झंडे, 3-3 झंडे लग रहे हैं। तो जब समाज को क्या इकट्ठा करें, हम दो भाई एक बाप के इकट्ठा नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो हम वहां चले गए, हमें वहां इन्होंने, ये रावण का आदमी है जी, ये तो कहां से आ गया जी पार्लियामेंट, और ये भाई साहब पूरे समाजवादी के लीडर्स। लेकिन अखिलेश भैया का बड़ा फन है, उन्होंने डैश पे बैठाया, 2.5-3 घंटे वहां रखा, आदर्श जी को रेस्पेक्ट करी, और वो रेस्पेक्ट आज भी करते हैं। टिकट कटने का हमें कोई आज भी गुंजाइश है, अगर टिकट मिलो तो भी पार्टी के साथ है, ना मिलो तो भी पार्टी के साथ। अच्छा, मेरा समाजवादी यहाँ पार्लियामेंट कटा, पार्लियामेंट कटने के बाद हमारा असली राजनीतिक जो जंप मिली क्षेत्र, वैसे तो अंदर की, आप जब दंगल में जाओगे, जब आप कुश्ती में चित करोगे, जब भी तो पता है आप कितने दंड बैठक मारो, अपने घर में मार रहे, उसके कोई मायने नहीं, उसके मायने जो दिखता है। नेताजी कहते थे चर्चा, खर्चा, चर्चा, पर्चा, 3 चीज राजनीति कर। आप खर्चा करोगे तो चर्चा होगी, चर्चा करोगे तो पर्चा भरोगे, बिल्कुल। अब इस बीच में पार्लियामेंट का हमारा टिकट कट गया, अखिलेश भैया जी ने यहाँ घर पे आए, इसी जगह टेंट लगा, यहाँ अपना अंदर 4 घंटे वो इमामुद्दीन गुजर चौपाल में उन्होंने जिक्र किया, हाँ 4 घंटे रुके, और वो आदर्श जी को बिल्कुल वो रेस्पेक्ट बहुत परिवार के भाई की तरह करते हैं।
तो हमारे लिए कोई मायने नहीं है टिकट विकट के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में है, वो टिकट से बहुत बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। और अब वो यहाँ रुके, सारी चीज हुई, वहां से भैया ने हमें राजनीतिक पहचान दी, जो हमारी धूमिल हो गई थी। मैं व्यक्तिगत राजनीति कर रहा था, परिवार में कोई राजनीति कर नहीं था। तो आदर्श जी के आईएएस, एक तो वो पढ़ा लिखा अधिकारी, उधर फिर नेता का सानिध्य। तो अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति को और अच्छे खानदान को पसंद करते हैं जी। उन्होंने यहाँ रुके और इस परिवार को पहचान दी। अब सौभाग्य से ईश्वर की जो भी है, गंगा को निकलना था, भगीरथ को ऐसे मिलना था। आज तक पिताजी के आशीर्वाद से जो मैंने पंचायत करी वो एमएलए बना, जिसको प्रमुख बनाया वो प्रमुख बना इस क्षेत्र की। मैं मुझे क्षेत्र जिम्मेदारी दे तो मैं तो उसको काम करता हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन क्षेत्र में गुर्जर समाज के साथ साथ अलग समाज भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जो भी मैंने निर्णय लिए और इस हस्तिनापुर की पूज्य भूमि पर रियासत बैसुम्बे में वो एमएलए बनता आया। अब इत्तेफाक से अखिलेश जी यहाँ आए और 37 सीट आ गई। एक शख्स ने वहां कह दिया, भाई आप हसापुर गए थे, हस्तिनापुर पे गए थे, तो अखिलेश जी आपके लिए तो वो लकी हो गया, आप जिन नेताजी भी वहां नहीं पहुंच पाए। तो अखिलेश भैया ने वो ही बात वहां कही कि मैं, माहौल तो उसी दिन बन गया था। वो सेंटेंस उन्होंने जो कहा बोला वो बहुत मेरे दिल, यानी उसकी तुलना, मैं कह रहा हूं राजनीति में कुछ मिले ना मिले, लेकिन भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो बड़ी बात कह दी जो अब तक क्षेत्र में कहते थे कि जो आशीर्वाद पिताजी से ले गया वो ही वही हो गया, वो एमएलए बन गया। तो अखिलेश जी आए और वो 37 सीट। तो मैं 1 घंटा 40 मिनट सैफी भैया से होली, जब पार्लियामेंट के टाइम में बात हुई, फिर हमारा मीरापुर टिकट कट गया। मीरापुर भी हम थे। यहाँ कुछ लोगों ने, मैंने आदर्श जी को भैया को बता दिया था कि हमारा टिकट मुस्लिम कार्ड पे कटेगा, हिंदू कार्ड पे हम नहीं कट रहे। तो एक हमारे, हर आदमी का विरोध होता है, बिल्कुल। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हसापुर कैसे कमजोर हो, अखिलेश यादव जी की यहाँ आदर्श जी, कुंवर देवेंद्र सिंह कैसे कमजोर हो। उन्होंने कह दिया जी यहाँ 1.25 लाख मुसलमान है, आपने मुसलमान, क्योंकि लोक दल वो ले गया था सीटें, वहां से वे सीटें वहां चलेगी, तो वहां मुसलमान नहीं लड़ पाया। हमने ये कह दी कि हम कादिर राना से हमारे बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं, पहले भी बसपा में भी रहे हमारे, उनसे आज भी, और वो मुनकार भाई की जो बेटी है उनसे भी, वो मेरी भतीजी है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे बातें, हमने कहा जी अध्यक्ष जी को मुस्लिमों में इन्हें दे दो और हिंदुओं में मैंने दो। हमने वहां पैक्ट कर लिया, हिंदू मतलब मुस्लिम का, मुस्लिम कार्ड वो हमने फिर भी अपनी जेब से 4-5 लाख रुपए लगाए। गुजर पंचायत हमने मीरापुर में करी और हमने वहां ये कहा था कि गुजर का सिर कटेगा, मुसलमान का हिंदू, क्योंकि बीजेपी सरकार है, हिंदू और मुसलमान चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सर आज की राजनीति को किस तरह के देखते हैं? इकरा हसन है, उनको अब सच बोले जा रहे हैं, उनको गाली दी जा रही है, भज्जी भज्जी, किस तरह की जा रही है, ये कहाँ जा रही है राजनीति आज की? ये राजनीति जो आरएसएस है और ये गोडसे की विचारधारा है, उसका आधिपत्य है, का अंत होने जा रहा है। क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल है, अंग्रेजों की पैदा करी हुई सोच है, पर वो सोच की विचारधारा बीजेपी, क्योंकि बीजेपी आरएसएस को अंग्रेजों ने पैदा किया और वो ही उन्होंने ड्रेस दी, हाफ पैंट जो ड्रेस है आरएसएस की, वो अंग्रेजों की पुलिस की ड्रेस है। तो वो विचारधारा करेंगे। लेकिन इकरा जो हमारी भतीजी लगती है, मनोवर भाई हमारे परिवार के, वो गुजर है और उनके अंदर गुजर खून बह रहा है, वो दबेगी नहीं। और पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजर और सभ्य व्यक्ति इकरा के साथ खड़ा है। एक सांसद को रोने को मजबूर कर दिया गया, उसकी इमोशन हमें भी रोना आया। उसने कल जब वो कहा मेरा खून निकाल लो, उसने कहा अब ये युद्ध नहीं हो सकता ना, अगर युद्ध होता तो हम घोड़े और तलवार लेकर चल देते। अब लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट से ना तो 302 लगेगी, ना 376 लगेगी, कोई मुकदमा नहीं लगेगा। वोट से खत्म कर दो इस विचारधारा को, मेरा तो यही है। जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं, उसमें गुर्जर समाज अग्नि पंक्ति में खड़ा है। मैं बता रहा था कि इस बीच में यहां भी मीरापुर भी टिकट कटा, वो भी कटा, अखिलेश भैया यहाँ रहे। अब मैं अखिलेश जी के भैया के पास गया तो उन्होंने कहा जी मैं गुर्जर समाज के, हस्तिनापुर के गुर्जरों को लाना चाह रहा हूँ। हमारा मन था कि 2000 गुर्जर ले जाए। इस बीच में जब हमारा मन था तो इस बीच में आकाश गुर्जर जी हमारे पास आए, भैया मैं भी ज्वाइन कर लूँ, आप हमें ज्वाइन करा दो। उनके वो ज्वाइन नहीं कराने दे रहा था कोई। हमने कहा चलो भाई आप भी ज्वाइन कर लो, हमें तो गुर्जर जोड़ने से मतलब है। जी जी। हस्तिनापुर का गुर्जर जुड़ेगा, क्योंकि हस्तिनापुर से ही जो जीतता है उसकी सरकार बनती है और हस्तिनापुर गुर्जर समाज जिताता है। इस बीच में अखिलेश यादव जी ने सॉफ्ट कॉर्नर हमें दे दिया, हस्तिनापुर की वजह से भी और पारिवारिक वजह से भी। हम पंचायत करके ले गए। उस पर फिर हमने एक नया नाम दिया, गुर्जर चौपाल। अब चौपाल शब्द इसलिए क्या कि चौपाल से एक चर्चा आती है
जिस तरीके से उधम सिंह ने वहां लंदन में जाके बम फोड़ा, तो मैं पॉलिटिकल बम बना के ले गया था गुजर चौपाल के माध्यम से। ये मेरी सोच थी जी। मात्र 500 आदमी गए और 500 आदमी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय में एक बम के रूप में गुजर चौपाल हमने करी। उसका संयोजक भी मैं था, उसका संचालन भी मैं किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इसकी उत्पत्ति जो मेरे दिमाग से हुई, लोग नहीं समझ रहे थे, मैं समझ रहा था कि एक तो राजकुमार भाटी जी बहुत बड़े प्रखर वक्ता हैं जी बिल्कुल। उनकी जो बारे में अखिलेश यादव जी ने कही, तो गुर्जर समाज में एक सिंपैथी और जो पढ़े लिखे व्यक्ति राजकुमार भाटी जी अब इस टाइम हमारे एक धुरंधर लीडरशिप के रूप में उभर रहे हैं। राष्ट्रपति अच्छा बोल रहे हैं, बहुत प्रवक्ता भी है, लीडरशिप, अब लीडरशिप आ गई और समाज में एक संदेश गया कि बीजेपी के अंदर मैं कहता हूं किसी गुर्जर की हैसियत खड़े होकर बात करने की नहीं है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो भारत की तीसरे नंबर की पार्टी, उत्तर प्रदेश की प्रथम पार्टी, 37 MP, उस पार्टी ने आपको अपना कार्यालय दे दिया, मैं किसी को मकान दे दूं। बिल्कुल सर। अरे उसका मकान, उसने गुर्जर समाज को खुल के दोनों हाथों से स्वागत किया जी। हमने उस पर गीत भी, वो भजन गाया कि किसको गुर्जर कहते हैं अध्यक्ष जी की, पुण्य का एक नहीं दो भजन, दो गीत गाइए, दो गुर्जरों के गीत गाइए। उन्होंने छोटे भाई के लिए भी कहा कि जब से इनके घर गया माहौल बड़ा, भाटी जी के लिए भी कहा। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल से धन्यवाद। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 80% गुर्जर जाएगा आपकी तरफ। बीजेपी इसी गुर्जर से घबरा गई और हाई कोर्ट को बीच में ले आई। फिर हमें पीडीए की पंचायत रखनी पड़ी। भाई पंचायत तो करनी है ना। जी जी। तो गुर्जर चौपाल के बजाय पीडीए चौपाल लगने लगी पूरे भारत में। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस शब्द का मेरे मुख से निकला, ईश्वर ने निकाला। और हस्तिनापुर में मैं ये कहता हूं कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। डी फॉर दलित, पी से पिछड़ा, ए से अल्पसंख्यक। डी को अगर कोई मजबूत करता है तो मेरठ के अंदर योगेश वर्मा से कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं। और अखिलेश जी भी उन पर यकीन करते हैं। उन्होंने जनरल सीट पर भी एमपी का सीट दिया। वो अपने लोगों से, कुछ लोग नहीं चाहते ना समाजवादी को अपनी जेब में रखना चाहते, आज से नहीं है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि सरकार आए तो मजा भी लें और उनके वजह से समाजवादी के कार्यकर्ता सांस ले, उन्हीं की वजह से यहां पद मिले। अब ऐसा नहीं चलेगा। अखिलेश भैया ने कह दिया कि जो मेरिट पर सिलेक्शन होगा। अगर मैं भी गद्दार हूं, हमारा एक ही अनुरोध है, भैया से भी कहा, जो पद ले वो पार्टी के प्रति वफादारी करे। तो हम योगेश वर्मा जी के साथ हैं, टिकट तक आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई परिवर्तन करा तो उसे हमें ये नहीं कि हम पार्टी के साथ गद्दारी करें। यहाँ क्या है कि टिकट कट गया तो पार्टी के साथ गद्दारी, और टिकट मिल गया तो पार्टी के साथ वफादारी। चुनाव हार चुके हैं। अब यहाँ गुर्जर समाज को एक संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से हस्तिनापुर में, कि अगर योगेश वर्मा, कुछ लोग माहौल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि योगेश वर्मा जब यहां से जीतेगा तो मिनिस्टर बनेगा। योगेश वर्मा पे लगाम नहीं लगा जा सकता। वो उनके कहने से मंत्र, यहाँ कमजोर कैंडिडेट की खोज चल रही है। खोज है नहीं उनके पास कि जो कल को सरकार आवे और हस्तिनापुर में मंत्रालय मिला तो उनकी मंत्रालय की गाड़ी उनके घरों खड़ी रहे। ओहो, ये मेन पॉइंट है योगेश वर्मा का विरोध का। हम पार्टी के हित में है क्योंकि मेरिट पर सिलेक्शन करिए। योगेश वर्मा जी के साथ दलित मिलेगा। दलित यहाँ 70,000 है, गुर्जर 1 लाख है, मुस्लिम है 50,000 प्लस योगेश जीत के जाएगा। 1,02,000 वोट मिलेगी। सर 2022 का चुनाव, दिनेश खटीक जी और योगेश वर्मा टक्कर का चुनाव हुआ है और 3-4 हजार वोटों से ऊपर नीचे हुआ था। मुस्लिम समाज ने सपोर्ट किया था तो इसलिए 8-10 हजार उनको वोट वहां पर मिल गई थी। 2027 के चुनाव की बात करें तो योगेश वर्मा जी एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के लिए है, वो सामने दिख रहा है कि वो सामने वाली पार्टी को टक्कर देंगे। दिनेश खटीक जी के लिए गुर्जर समाज का क्या रुख है, क्योंकि आज के टाइम में तो बीजेपी से जुड़ा हुआ गुर्जर है। आपका दावा कैसे परसेंट उनको कहना कि समाजवादी पार्टी को गुर्जर मिल जाएगा? हस्तिनापुर विधानसभा की बात करें तो कितना यहाँ पर प्रभावशाली रहेगा और दिनेश खटीक जी के कितना हो रहेगा? ऐसा दिनेश खटीक जी की नहीं चलती। हमें चाहिए उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हिस्सेदारी। वहां दिनेश खटीक जी कहीं स्टैंड नहीं करते। हमारी लड़ाई दिनेश खटीक नहीं है। हमारी लड़ाई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 127 सीट पे हमें हमारी हिस्सेदारी कौन पार्टी दे? वो पार्टी अखिलेश यादव जी, डीजीपी इन्होंने बनाया, राज्यसभा इन्होंने दी, एमएलसी इन्होंने दिए। योगेश वर्मा जी को हमारे सरधना बराबर सीट है, उन्होंने यहाँ ज्वाइन कराया अतुल प्रधान जी ने। हम तो विरोध में थे, हम पार्टी में नहीं थे। और उसका सीधा सा फायदा सरधने में पहुंचा। 30,000 एससी मिला योगेश वर्मा जी। योगेश वर्मा अपना चुनाव ना लड़के और रोज वहां जाते थे पंचायतें करने। अगर यहाँ गुर्जर ये गठबंधन मजबूत कर ले तो कोई भी सीट नहीं हारते, ना एमपी हारते, ना एमएलए हारते। देखो जी, सिर गिने जाते हैं युद्ध में और वोट गिनी जाती है राजनीति में।
आपके पास तोप तलवार कितनी रखे रहे और आपके पास सेनापति नहीं है तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। सब लोकतंत्र के अंदर वोट की जनसंख्या कैसे है? कैसे? अगर यहाँ वाल्मीकि लड़ाते हैं, हम प्रभुदयाल के विरोध में नहीं है, लेकिन हम प्रभुदयाल जी का जो समाज है वो बीजेपी माइंडेड है। मेरठ के अंदर सारा हिंदू बन जाता है और भाई साहब यहाँ उसकी 10,000 वोट है और योगेश वर्मा की 70,000 वोट। तो हमें मेरिट के साथ, और वो मजबूत कैंडिडेट है, और मीरापुर पे 1 लाख वोट है। अगर हम लड़ेंगे तो मीरापुर में 1,80,000 मिलेगा, 1,10,000 दक्षिण में है। तो योगेश वर्मा की वजह से सरदना जीती, मीरापुर जीतेंगे, दक्षिण जीतेंगे। इसलिए हम योगेश वर्मा को चाह रहे हैं। योगेश वर्मा से ऐसा नहीं है कि हमसे कोई रिश्तेदारी करनी है, और यहाँ हस्तनापुर से कोई हमारा पुप्पी का बेटा नहीं लड़ेगा गुजरों का। यहाँ एससी लड़ेगा, चाहे वाल्मीकि लड़ो, चाहे जमाल लड़ो, या खड्डी के लड़ो, कोई लड़ो। और हम अगर यहाँ से योगेश वर्मा का टिकट काटते हैं, एमपी सीट में योगेश वर्मा 40, 35, 30 हजार से जीते हैं दक्षिण से। अगर मान लो अध्यक्ष जी की योगेश वर्मा जी पे आशीर्वाद है, वो सीधे दक्षिण भेज दे देंगे। वो पार्लियामेंट में जीता है वहां से, उस जो एमपी चुनाव लड़े अभी 24 में, वो वहां से जीते। वहां 1,10,000 एससी है और मुस्लिम है 1.5 लाख। तो भैया वो अगर जीत गया तो गुजरों का भ्रम जो बना हुआ है, यहाँ 2 नुकसान कर लिया हमने। एक तो हमने एमएलए खत्म कर लिया अपना दक्षिण से, तो वो गुजर सीट है, मुस्लिम लड़ा के देख लिया 4 दफे आदिल को। वहां गुजर लड़ाना चाह रहे हैं हम, जो राजकुमार भाटी जी और हम लोग सब लगे भी हैं उस सीटों पे। वहां गुजर लड़ेगा, गुजर के सामने गुजर लड़ेगा। और मान लो यहाँ से योगेश वर्मा जी का टिकट कट गया तो गुजर, मैं उन गुजरों को समझाना चाह रहा हूँ जो ये माहौल बना रहे हैं किसी के कहने से, क्योंकि चाबी कहीं और से चल रही है। अच्छा, क्षेत्र के मठाधीश नेता ये नहीं चाहते, अरे आप 70 साल के हो गए, आप बुजुर्ग हो गए, अब राजनीति नई पारी को करने दो। क्या आप ही राजनीति करेंगे? आपने, आपके वालिद साहब भी रहे, आप भी रहे, आप 4 दफे एमएलए रह लिए, मिनिस्टर रह लिए, आप अपनी जेब में समाजवादी को रखना चाहते हो? किसके तरफ? अरे सब लोग समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। हमने अध्यक्ष से कहा हमारी कहीं गलती है तो आप हमें बताइए। पार्टी किसी की जेब में नहीं रहना, ना मेरी जेब में ना किसी की जेब में। अब उन्होंने गुजर अध्यक्ष बनाया, मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। 26 साल बाद अगर हमारा और भाटी जी का कद ना बढ़े और हम पंचायत गुजर चौपाल ना लगावे, 25 साल बाद गुजर अध्यक्ष दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो ये चौपाल की वजह से है। अध्यक्ष जी आपकी तरफ खुल के बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि योगेश वर्मा जी मेरठ से जीत जाएंगे, तो एक तो गुजरो तुम्हारा भ्रम खत्म हो जाएगी कि तुम योगेश जी को हरा सको, जिता सको। एक वहां से भी एससी हो गया, यहां से भी एससी हो गया, वहां से गुजर सीट खत्म। उन लोगों के लिए जो गुजर यहाँ विरोध कर रहे हैं, यहाँ टिकट मेरिट पे होना चाहिए। योगेश वर्मा जी सारी सीटों में मजबूत है। आजाद समाज पार्टी की तरफ मान लो, यहाँ से मान लो प्रभुदयाल जी को टिकट दे दो, और आजाद समाज पार्टी ने कोई मजबूत चेहरा लड़ा दिया, यहाँ नगी नागी तरह दलित और मुस्लिम बुरखा खुरपा एक रास्ते में कुछ चला दिया, फिर क्या करेगा गुज्जर? बिहार में हो रहा है वो मीम पार्टी से। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अभी हमारी वजूद बना हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमें कह रहे हैं, हम वो इसलिए खुलकर बताना चाह रहा हूँ इन गुर्जर समाज के लोगों को। उसने कसम खा रखी है हमें विरोध। क्यों विरोध करो व्यक्तिगत? ना हम प्रभुदयाल का विरोध कर रहे हैं, ना योगेश का कर रहे हैं, ना दिनेश का कर रहे हैं, ना मनीष का कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी को मेरिट पे चाहते हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि योगेश वर्मा डिजर्विंग कैंडिडेट है और यहाँ वो मजबूत लड़ाएगा। और कल को हमारा गुजर मेयर में लड़ेगा तो वहां वाल्मीकि तो देगा सीधा बीजेपी को, बीजेपी का मेयर लड़ेगा। वहां 4 लाख एससी है। अगर मान लो एससी ने मन बना लिया कि हमें गुजर को वोट नहीं देना, योगेश वर्मा को देना, चंद्रशेखर जी तुम्हारे साथ है नहीं, नुकसान तो 2 ही दलित चेहरे है ना। भारत की बात नहीं कर रहे, हम हस्तनापुर के कर रहे हैं। तो मेरठ में तो दलित चेहरा केवल योगेश वर्मा है। बिल्कुल। अब योगेश वर्मा को हमारे कुछ जो अनजान है गुर्जर समाज, उनको मैं खास तौर से मेरे निवेदन है कि यहाँ से कोई फुप्पी का बेटा नहीं लड़ा, यहाँ से एससी लड़ेगा और वहां से एक एमएलए खत्म करवा लोगे मेरठ दक्षिण से। तो कहने का आप समीकरण देख रहे हैं, समीकरण एक पीढ़ी है जो हमने 90 में बना, वो पीढ़ी है। तो मेरिट में ब्रॉड माइंडेड होकर डिसीजन लीजिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दोबारा धन्यवाद है, उन्होंने जिलाध्यक्ष दे दिया, हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया और यह निवेदन भी 2027 तक हमारी हिस्सेदारी तय करेगा। लास्ट सवाल सर, मीरापुर विधानसभा से आप टिकट की दावेदार क्या? राजनीति में टिकट तो मेरे सरदने से भी 3 दफे कटे, फिर पार्लियामेंट भी कटा भाई का, फिर एमएलए भी कटा। मांगना धर्म है और देना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात, कटना और जुड़ना तो भाग्य की बात है। तो लेकिन यह है कि करने नहीं देते मैं बेबाई की दिल की, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या हो नहीं सकता, कौन सी बूंद पानी की जो दरिया बन नहीं सकता। बहुत बढ़िया। तो दादाजी का एक शेर है कि एक बूंद पानी की हम तो दरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में सत्ता में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हमारे प्राथमिकता है। टिकट मांग रहे हैं, खुल कर मांग रहे हैं, पहले भी मांग रहे हैं, अभी मांगे।
कौन से, और देना ना देना राष्ट्र देगी बात। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र गुज्जर जी हैं, साफ तौर से पूरी राजनीति जो समीकरण मेरठ उत्तर प्रदेश का दिखाई दे रहा है वो उन्होंने बताया, और जिस तरीके से विरोधाभास समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहा है वो भी उन्होंने आपस में एक इशारे में बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि गुर्जर समाज इस तरीके से, जैसे देवेंद्र गुज्जर जी बता रहे हैं कि अगर समाजवादी की तरफ को 60%, तो 80 का दावा करते हैं, 60% या 50% भी अगर चाहता है तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हर सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी।